सीताराम भाई बहनों, तो आज हम वैल्यूएटेड मेथड पढ़ने वाले। इससे पहले आपने देख लिया होगा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो मेरा नाम है सुजय। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वैल्यूएटेड मेथड में क्या होता है, देखो दो तरीके। वैल्यूएटेड होता क्या है पहले ही समझ लेते हैं। वैल्यूएटेड होता है वीए और ये होता है एनवीएफसी। दोनों भाई भाई, मतलब एक ही बंदे के दो नाम है, ऐसे कह लो। ठीक है ना, जैसे पेट नेम्स होते हैं ना। मान लो एक बंदा है, उसका स्कूल में नाम है सुधीर, तो उसको घर में बुला देंगे सोनू, है कि नहीं, मोनू, कुछ भी इस पेट नेम होता है ना। तो ये एक दूसरे, मतलब एक ही बंदे के दो नाम है। ठीक है, वीए ले लो, एनवीएफसी ले लो, एक ही बात है। तो बात क्या होती है, जीवीओएमपी हमारे को हम निकालते हैं ऐसे। जीवीओएमपी को वीओवी कहते हैं। ठीक है, इसका पेट नेम है। जीवीओएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज। ये जो ट्राइंगल होता है ये चेंज दिखाते हैं, इसको चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया जीवीओएमपी। जीवीओएमपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करोगे, फिर एनआईटी माइनस करोगे, तो निकल आएगा आपका एनवीएफसी। एनवीएफसी माने की वैल्यू एडेड। ठीक है, एनवीएफसी को एक और नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, एनडीपीएफसी, जिसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। ये देखो यहाँ पे ये है एनडीपीएफसी भाइयों बहनों, इसको बोलेंगे हम, प्रेम से बोलो, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो इसको हम प्रेम से बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये इसको निकालने के लिए सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई वाला फॉर्मूला हमने निकाला है। मतलब निकाला नहीं है, ये आपकी बुक्स में गिवन है। ठीक है, हमने इसको पढ़ा है, ये इनकम मेथड का फॉर्मूला है। और ये है बस, वैल्यूएटेड मेथड में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे, तो न्यूमेरिकल्स ही आपको इसी लेक्चर में देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसको जल्दी से मिटो देते हैं। तो अब क्या बात करनी है, अब भाइयों बहनों बात करेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। क्या बात करेंगे, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बारे में। ठीक है, तो मोटे वाला मार्कर ले आते हैं जरा। ये है रियल, चल नहीं रहा है, रुक जाओ, ये वाला चलेगा। सूख रहा है यार, यहाँ पे गीला हो गया एकदम। ठीक है, तो भाई बहनों बोर्ड सूख गया है। और अब हम समझते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस क्या हुआ था। ये गीला डस्टर था ना थोड़ा, तो इस वजह से मार्कर चल नहीं रहा था। तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी समझ लेते क्या होता है। रियल जीडीपी में रियल मतलब असली, असली। ठीक है, नॉमिनल मतलब नकली, नकली। ये अच्छे से ध्यान रख लो भाइयों बहनों, ये आपके लिए बनाया मैंने। नॉमिनल माने नकली, ठीक है, रियल माने असली। ये टीचर को बोल के मत बैठ जाना, मार्क्स काट देगी वो। ठीक है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है और बहुत सटीक तरीका है। रियल माने असली, कैसे सर? रियल का मतलब असली होता है, पर कैसे? रियल जीडीपी मतलब होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? रियल जीडीपी एक्चुअल में क्या होता है कि इकोनॉमी में ना उथल पुथल चलती रहती है, चलती रहती है। कभी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई बहुत कम हो जाती है, कभी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, कभी डिमांड बहुत कम हो जाती है। और ये डिमांड सप्लाई की हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज की, कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा हो गई तो इकोनॉमी में आएगा इन्फ्लेशन, और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत कम हो गई तो आ जाएगा डिफ्लेशन। मतलब कि डिमांड है नहीं गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना, तो इस वजह से कोई पैसे को यूज़ कर रहा है नहीं, तो मतलब चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाएंगी। जैसे कि मान लो नारियल पानी है, नारियल पानी अब जैसे कहें तो बहुत जो एकदम लोअर इनकम ग्रुप है हमारी कंट्री में, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए नारियल पानी एक लग्जरी है। खास करके कि हम बात करें नॉर्दर्न एरिया की, जहाँ पे नारियल पानी नहीं उगता है। ठीक है, नेचुरली नॉर्दर्न एरिया में नारियल पानी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो इनकम ग्रुप के पर्सन के लिए वो है एक लग्जरी। ठीक है, ठीक है जी। अब मान लो नारियल पानी वाला खड़ा हो जाए कोई एकदम ही विलेज में, ठीक है, पंजाब के विलेज में जाके खड़ा हो जाए, जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर इतनी है ही नहीं, लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक नारियल पानी को अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो उस समय पे होएगा क्या कि उस बंदे को तो चाहिए कि देखो मान लो वो बंदा लाया 30 रुपए का नारियल पानी लाया, आगे वो 50 रुपए का बेचेगा। अब वो लोग जो 50 रुपए का तो खरीदने से रहे पंजाब वाले, ठीक है,
तो वो क्या करेगा कि अपने गुड्स का जो वो गुड प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि नारियल पानी जो प्रोवाइड कर रहा है, उसका प्राइस गिरा देगा। हमने 11th में अच्छे से पढ़ रखा है कि जब डिमांड किसी गुड की ज़्यादा नहीं होती तो उसका प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने नारियल पानी की प्राइस गिरा देगा, उसको 25-30 रुपए का लॉस में या जीरो में बेच देगा और अपना काम निकाल लेगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस कहीं पे मान लो मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कहीं पे उसकी डिमांड बहुत कम है, ठीक है। अब ये आप चले जाओ डेक्कन एरिया में चले जाओ, डेक्कन मान लें कि महाराष्ट्र, जो मतलब जो एरिया इंडिया का सी से टच होता है ना, जहाँ पे वाटर बाउंड्री है, तो वहाँ पे चले, वहाँ पे बहुत सारा नारियल पानी मिलता है, वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, तो वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। तो ये तो हमने पढ़ रखा कि प्रोडक्ट की अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस बहुत कम होगा तो उसकी डिमांड अच्छी खासी रहेगी, अच्छी ज़्यादा रहेगी। तो रियल जीडीपी माने जो कि प्राइस चेंजेस से अफेक्ट नहीं होता है, जो कि प्राइस चेंजेस से अफेक्ट नहीं होता है। मतलब कि 10 किलो वीट है, 10 किलो, या कुछ अच्छी बात करते हैं ना, कुछ अमीरों वाली बात करते हैं। मान लो एक इकोनॉमी है जो कि गोल्ड पे चल रही है, जैसे दुबई की इकोनॉमी होगी, या क्रूड ऑयल पे चल रही है, ठीक है। 10 लीटर्स क्रूड ऑयल एक कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करती है एक कंट्री 2019 में, ठीक है। 10 लीटर क्रूड ऑयल एक कंट्री प्रोड्यूस कर रही है 2019 में, और 1 लीटर क्रूड ऑयल की वैल्यू है, जिसमें से प्राइस है रुपीस, ठीक है। प्राइस है पर लीटर आपका मान लो 50 रुपये, ₹50 पर लीटर, ठीक है। 2020 में आ गया भाइयों बहनों कोरोना। कौन आ गया? कोरोना। और कोरोना ने डिमांड बहुत कम कर दी, कि मतलब आपका तेल उतनी ही फ्लो से बाहर निकल रहा है जमीन से, क्योंकि मशीनरी सेट होती है कि आपका तेल 10 लीटर ही बाहर निकल रहा है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। तो आप कहोगे यार घाटा नहीं होना चाहिए, बस घाटे से सबको दिक्कत है, तो आप सस्ते में बेचोगे, ठीक है। 2020 में 10 लीटर क्रूड ऑयल आ जाता है ₹30 पर लीटर का, मतलब 30 रुपए लीटर के हिसाब से उसे बेचना पड़ जाता है। तो इस हिसाब से तो क्या इसकी जीडीपी गिर जाएगी? रियल जीडीपी की बात करें तो भाइयों बहनों जीडीपी नहीं गिरेगी, जीडीपी उतनी ही रहेगी, क्योंकि इसमें हम एक बेस ईयर का प्राइस ले लेते हैं। मान लो इसमें हमने बेस ईयर का प्राइस ले लिया 2019, कि 2019 का जो प्राइस है वही आगे माना जाएगा। अगर हमने इसको बेस प्राइस ले लिया, ये मान लो बेस प्राइस है, कि चाहे बेस प्राइस क्या होता है कि अगले 10 सालों के लिए फिक्स कर दिया जाता है, कि अगले 10 सालों के लिए चाहे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो, हम प्राइस यही मानेंगे, ठीक है। ये एक एक्यूरेट जीडीपी मेजरमेंट का तरीका होता है। और यहाँ पे भी 10 लीटर है, यहाँ पे भी 10 लीटर है। अगर हम इसकी जीडीपी की वैल्यू निकाले 2019 में, तो 2019 में इसने 500 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी इस इकोनॉमी में, ठीक है। ये यूएई है, ठीक है। यूएई में 500 रुपए की जीडीपी बनी 2019 में, और यूएई में 2020 में क्योंकि कोरोना आ गया ना, तो यहाँ पे 300 रुपए की जो है 300 रुपए की जीडीपी बनी। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस प्राइस ले 50, तो हम यहाँ पे बेस प्राइस 10 into 50 कर देंगे, 10 into 50 बेस प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस बेस। ये प्राइस है और ये छोटा सा बी यहाँ पे, इसका माने कि बेस, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पी बी, ठीक है।
तो ये बेस प्राइस है 50, तो ये 300 रुपए जीडीपी नहीं होगी यहाँ पे, फिर भी 500 रुपए ही जीडीपी होगी। तो इसका पहला पॉइंट है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, इन्फ्लेशन हो डिफ्लेशन हो, जीडीपी एकदम एक्यूरेट पता चलेगी रियल जीडीपी में, असली जीडीपी यही है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी, नकली जीडीपी। नकली जीडीपी कैसे निकालते हैं, इसमें कोई बेस प्राइस नहीं लेते। ठीक है, इसमें बेस प्राइस नहीं लेते। 2019 में 10 लीटर तेल क्रूड ऑयल कितने का था, 50 रुपीज पर लीटर। ठीक है, और 2020 में 10 लीटर क्रूड ऑयल बिक रहा है ₹30 पर लीटर में। तो यहां पे 2019 में जीडीपी मानी जाएगी इसकी 500 रुपए, और यहां पे 2020 में इसकी जीडीपी मानी जाएगी 300 रुपए। ठीक है, तो ये फर्क होता है रियल जीडीपी में, असली जीडीपी में, नकली जीडीपी में। ठीक है, कि यहां पे क्वांटिटी चेंज होगी तो जीडीपी चेंज होगी। अगर यूएई में 2020 में 10 की जगह 12 लीटर तेल प्रोड्यूस हुआ, 12 लीटर तेल प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे ये देखो, इधर 10 की जगह हम इसको कर देंगे 12, और 12 इंटू 50 क्या आएगा आपका 600। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी 600 रुपए, यहाँ की जीडीपी बन जाएगी 600 रुपए। रियल जीडीपी में एक बेस प्राइस लिया जाता है जिसके हिसाब से हम अगले 5, 10, 20 सालों के लिए हम वही प्राइस मानते हैं। हम मानते हैं कि अगले 5, 10, 20 सालों में जो डिफरेंसेस आएंगे वो आएंगे ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो कि हमारे को अगर नेग्लेक्ट करने हैं तो हम रियल जीडीपी निकालने हैं। अगर हमारे को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इंक्लूड करके एक्चुअल जीडीपी निकालनी तो हमारा आएगा नॉमिनल जीडीपी। तो इतना सा कंसेप्ट था हमारा। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना, रियल माने असली, नॉमिनल माने नकली। ठीक है, नॉमिनल नकली क्यों है, क्योंकि ये प्राइस चेंजेस से अफेक्ट होता है, कि इकोनॉमी में जो प्राइस के चेंजेस हो रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, उससे अफेक्ट होता है। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया किसी साल, गुड्स उतने ही प्रोड्यूस हुए हैं सेम एज लास्ट ईयर, जैसे यहाँ पे कि डिफ्लेशन आ गया और गुड्स 10 लीटर ही प्रोड्यूस हुआ है, मतलब वो क्रूड ऑयल जो 10 लीटर ही प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे जीडीपी गिर जाएगी ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन। वेयरएज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि हमने बेस प्राइस फिक्स लिया हुआ है कि बेस प्राइस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्राइस, देखो होता क्या है ना, कि जो जीडीपी है या किसी चीज का जो हाँ जीडीपी दे लो, जीडीपी कैसे बनेगी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स से हमारी जीडीपी बनती है। फाइनल गुड का वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे फाइनल गुड का वैल्यू है 10 लीटर इंटू में 10 लीटर इंटू में 50 रुपीज पर लीटर था, तो 50, तो यहाँ पे जीडीपी निकल आई 500। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड मतलब 10 लीटर तेल प्रोड्यूस हुआ, तो तेल कितने का प्रोड्यूस हुआ, 500 रुपए का प्रोड्यूस हुआ, तो 500 रुपए जीडीपी बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस यही होता है। कंसेप्ट देखो यही है, बाकी अगर आपको रट्टा नहीं भी मार पाओ ना, तो कंसेप्ट अगर याद रह गया तो भी आप लिखाओगे, ये मेरी गारंटी है, और आप एकदम एक्यूरेट लिख के आओगे। ठीक है, अब हम इसके जो आपको लिखना कैसे, अब इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब रट्टा क्या मारना है, अब हम वो देखेंगे। बात क्या होती है कि कंसेप्ट अगर हम समझ जाते हैं ना, तो रट्टा मारने की जरूरत होती नहीं है, क्वेश्चन याद हो जाता है। समझ रहे हो भाई बहनों, रट्टा मारने की जरूरत होती नहीं है, क्वेश्चन याद हो जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। हाँ, व्हेन, ये देखो फर्स्ट पॉइंट है ये, अरे यार पानी आ गया।
when GDP is calculated at base price or constant price, then it is known as रियल जीडीपी। कि हम यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट लेते हैं, बेस प्राइस होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे व्हेन जीडीपी इज इवैल्यूएटेड एट करंट प्राइस, व्हेन जीडीपी इज calculated at current price, कि मतलब अभी का जो प्राइस है, जो अभी करंट टाइम पे जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से जीडीपी मेजर करी जाएगी, ठीक है। व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस, देन इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। अरे भाई नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी लिख ही देते हैं। तो यहां पे रियल जीडीपी में क्या होता है, हियर जीडीपी इज affected by only changes in output, ठीक है। here GDP is affected by, here GDP is affected by both changes in output and changes in price, कि प्राइस चेंज से और आउटपुट के चेंजेस से, दोनों से यहाँ पे जीडीपी अफेक्ट होती है। और यहाँ पे जीडीपी सिर्फ चेंजेस इन आउटपुट से अफेक्ट होती है। तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो भाइयों बहनों, इसका थर्ड पॉइंट है, इट इज गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर रियल जीडीपी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन आउटपुट से ही वेरी करता है। चेंज इन अगर आउटपुट चेंज होता है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट चेंज होता है, तो ही ये इधर जीडीपी बदलेगी। वेयर आउटपुट बदले या ना बदले, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है ना, दोनों चीजों को चेंज होना पड़ता है। आउटपुट भी बदलेगा या फिर आउटपुट बदलेगा या फिर प्राइस बदलेगा। अगर इनमें से कुछ भी बदलता है, यानी कि या तो आउटपुट बढ़ जाए या घट जाए, या तो प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा केसेस में इसको इनएक्यूरेट इसलिए माना जाता है बिकॉज प्राइस के चेंजेस की वजह से यार जीडीपी बदल जाती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि आपको पता नहीं है कि यार आपकी मतलब कंट्री में एक्चुअल में गुड्स कितना प्रोड्यूस हो पाया है ना। कि जैसे यहाँ पे देखो 2019 में, एक और एग्जांपल ले लेते चलो, 2019 में 10 kg आयरन प्रोड्यूस हुआ, 10 kg Fe लिख रहा हूं, ठीक है, आयरन। और यहां पे भी 10 kg आयरन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और यहां पे 2019 में जो प्राइस था वो था 10 किलो आयरन का 200 रुपए। और यहां पे आयरन की डिमांड बढ़ गई तो इसका प्राइस बढ़ के हो गया 300 रुपए, ठीक है। मतलब कि 1 किलो आयरन ले लो, चलो 1 किलो आयरन का प्राइस है यहाँ पे 200 रुपए, 1 किलो आयरन का प्राइस है यहाँ पे 300 रुपए, ठीक है। तो 10 किलो का प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 2000 रुपए और यहाँ पे हो जाएगा 3000 रुपए। तो गुड्स उतने ही प्रोड्यूस हुए हैं,
फिर भी जीडीपी बढ़ गई भैया, ऐसे कैसे, ये तो मनमानी है जीडीपी की। तो ये कुछ चीजें थी, ये ना एक एक्यूरेट वेल्फेयर इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का कि इससे वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं। इससे वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी में, क्या सोसाइटी में वेलफेयर का मतलब क्या होता है, मटीरियलिस्टिक वेलबींग को वेलफेयर बोलते हैं, कि आपके पास अच्छा खाने को है, अच्छा पढ़ने को है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, ठीक है, कि आपको मान लो भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, ठीक है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ठीक है, एजुकेशन आपका बहुत बढ़िया है। तो ये सब जो है ना वेलफेयर के इंडिकेटर होते हैं, मटीरियलिस्टिक वेलबींग, ठीक है। यहाँ पे वेलफेयर नहीं बढ़ा क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ा ना, आउटपुट तो उतना ही है, चाहे यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ हो, मान लो डॉलर एक स्टेबल करेंसी है, आप इसको बाहर एक्सपोर्ट करोगे, अगर आप आयरन का एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे 300 रुपए का आयरन एक्सपोर्ट हुआ, बट आपको बाहर से, क्योंकि डॉलर की वैल्यू स्टेबल है, तो आपको बाहर से मिलेगा 200 रुपया, ठीक है। मतलब बेसिकली काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है यार यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को हम उससे मिक्स करेंगे तो कंसेप्ट जो कहीं और ही चले जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज में पहुंच जाएंगे, फिर उसे डिटेल में समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो मटीरियलिस्टिक वेलबींग नहीं हो रही है, सोसाइटी में वैल्यू उतनी प्रोड्यूस हो रही है बट फिर भी जीडीपी बढ़ रही है, ये दिक्कत है यहाँ पे में। और यहाँ पे आपकी जब सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट होगी, जब वैल्यू बनेगी, वैल्यू माने कि नए गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, ठीक है, जब लोग अपना प्रॉफिट निकालेंगे अच्छा खासा, जब मटीरियलिस्टिक वेलबींग आएगी, जब वेलफेयर आएगा, तब रियल जीडीपी बढ़ेगी। यहाँ पे वेलफेयर आए ना आए, जीडीपी बढ़ जाएगी घट जाएगी, इसका कुछ लेना देना नहीं है वेलफेयर से, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलफेयर के, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, कि जीडीपी से हमने अभी सीखा कि जीडीपी बता रही कि वेलफेयर होएगा या नहीं होएगा, सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक वेलबींग आएगी कि नहीं आएगी, ये जीडीपी का काम होता है बताने का, कि क्या पैसों में खुशहाली आएगी नहीं आएगी, है कि नहीं। बट इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या जीडीपी हर समय ये बताएगा, क्या बढ़ता हुआ जीडीपी हमेशा ये बताएगा कि इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ है कंट्री में या नहीं हुआ है, ठीक है। पानी रह गया है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो इसके 5-6 पॉइंट है, वो आप नोट डाउन करो, ठीक है। पहला पॉइंट है प्राइस चेंजेस, पहला पॉइंट है प्राइस चेंजेस, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसको हमारे को समझना पड़ेगा। प्राइस चेंजेस एक लिमिटेशन है इंडेक्स जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर की, कि अगर प्राइस चेंजेस की वजह से जीडीपी चेंज हो रही है तो वो अच्छे से नहीं बता पाएगा कि वेलफेयर सोसाइटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक लिमिटेशन ये, व्हेन जीडीपी, इसकी लैंग्वेज लिखो, व्हेन जीडीपी इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्राइस, ठीक है, चेंजेस इन प्राइस इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जो कि नॉमिनल जीडीपी का केस बनता है कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस चेंज होने से और क्वांटिटी चेंज होने से दोनों से इंपैक्ट पड़ता है। इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी देन जीडीपी में rise only due to inflation, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ सकता है, ठीक है। और
खुशहाली कब आएगी जिंदगी में? जब आप काम करोगे, है ना। खुशहाली कब आएगी जिंदगी में? जब ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगी। वैल्यू क्रिएट होगी माने कि ज़्यादा ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, तभी तो खुशहाली आएगी ना। अब जो इंसान जितना ज़्यादा काम कर रहा है, अब जैसे मुकेश अंबानी है, उसने सैकड़ों रिलायंस के स्टोर खोले हुए ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, काफ़ी सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना सोसाइटी में। और वहीं पे एक आपका जनरल स्टोर है ना, एक आपका जो है गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा किराने की दुकान जिसे बोलते हैं। तो किराने की दुकान वाला एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके पास उतनी वैरायटी नहीं होगी जो आपको एक रिलायंस के शोरूम में मिल जाएगी, है ना, जो रिलायंस के ग्रोसरीज के शोरूम्स होते हैं, तो वहां पे जितनी वैरायटी मिलेगी आपको एक किराने वाले के पास नहीं मिल पाएगी। तो जो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक सोसाइटी में प्रोवाइड कर पा रहा है, वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो उतना ज़्यादा खुश रहेगा, है कि नहीं। तो अमीर कौन है आज? एक आपका ग्रोसरी, ये जो गली मोहल्ले में होता है राशन वाला, वो ज़्यादा अमीर है या फिर मुकेश अंबानी अमीर है? अमीर तो अंबानी है, क्योंकि उसने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी ना, उसने जीडीपी में सहयोग दिए। तो जब जीडीपी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस, इसका मतलब ये है भैया कि आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पा रहा कि लोग खुश हुए, क्या चेंजेस इन आउटपुट हुआ। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो है आपका आउटपुट गिर गया हो, लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोवाइड करी हो, बट इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पिछले साल के मुकाबले जीडीपी बढ़ गई। जैसे कि एक केस हम ये भी ले सकते हैं कि 2015 में 10 गुड्स प्रोड्यूस हुए, एक गुड की वैल्यू थी 10 रुपए, तो जीडीपी बन गई, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो जीडीपी बन गई 100 रुपए। 2016 में वही 2016 में मान लो क्वांटिटी 8 प्रोड्यूस हुई, प्राइस कितना रहा? प्राइस हो गया, हाँ प्राइस हो गया आपका 20 हाँ 160, हाँ प्राइस हो गया 20, तो ये बन गया आपका 160, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ गई, देखो जीडीपी बढ़ गई। अब कोई बंदा कहेगा भैया यहाँ पे देखो नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई तो वेलफेयर बढ़ गया तो ऐसे बंदे को टीचर चाटा मारेंगी और कुछ नहीं होएगा। तो ये लिखो, चलते हैं अपन अगले पॉइंट पे। एक क्वेश्चन जो मेरे को लगा जो आपके मन में आ सकता है कि भैया अगर इन्फ्लेशन हो रहा है ना, तो होएगा क्या ना कि एक इंसान ज्यादा पैसा कमाएगा, है कि नहीं। अब आपने दिखाया जैसे एक बार 10 प्रोडक्ट बेच के 100 रुपए कमाए और एक बार 8 प्रोडक्ट बेच के 160 रुपए कमा लिए, है कि नहीं। तो इंसान जो है अपना ज्यादा पैसा कमा लेगा कम गुड्स प्रोवाइड करके। तो भाइयों बहनों उसका आंसर सिंपल सा ये है, चाहे वो ज्यादा कमा रहे, मैं मानता हूँ वो ज्यादा कमा रहा है, बट उसके खर्चे भी तो ज्यादा हो जाएंगे। उसको जहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, राशन पानी भी तो उसका बढ़ जाएगा ना। राशन पानी जो वो खरीद रहा है वो भी तो महंगा होएगा, और राशन पानी महंगा होएगा तो बात सेम ही पड़ जाएगी, और बात उससे कम ही हो जाएगी, मतलब कि आपकी अर्निंग्स कम हो जाएगी कहीं ना कहीं, और आपके जो है ना एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर यही था। तो मेरे मन में ये खटक रहा था कि यार किसी के मन में डाउट आए ना। तो भाई बहनों अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ठीक है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट को पीछे छोड़ दे, ठीक है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट को पीछे छोड़ दे, तब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन बहुत कम हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं कि पॉपुलेशन है 100, पॉपुलेशन है 100 और जीडीपी ग्रोथ रेट यानी कि पैसा है 100 रुपया। तो एक बंदा जो है, इसका मतलब ये है कि एक इंसान 1 रुपए का एक्सपेंडिचर कर रहा है कि नहीं। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से देखें, ठीक है ना, तो एक बंदा 1 रुपए का एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो जीडीपी होगी 100, यानी कि 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज 100 लोगों ने खरीदी, यानी कि एक बंदे ने 1 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, ठीक है। एक बंदे के पास 1 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे गई। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है 20%, यानी कि अगले साल पॉपुलेशन बढ़ गई होती है 120, यहाँ पे जंप आता है 20% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में। और जीडीपी वही हमारी 5-6% से बढ़ती हुई 6% लगा लेते हैं, तो जीडीपी हमारी 6% से बढ़ी
6% से बढ़ी, 6% से जीडीपी बढ़ी, 106 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा जीडीपी, ये हो गया हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन 20% से बढ़ी, जीडीपी 6% से बढ़ी, तो 120 लोग अब गुजारा करेंगे 6%, 106 रुपए में। मतलब कि 120 लोग मिलके सिर्फ 106 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल, चाहे जिसका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग ना भी हो, ठीक है, तो कोई भी ये तो बता देगा कि एक बंदा अब 1 रुपए से भी कम खर्चा कर रहा है कि नहीं। अभी कर लेते हैं डिवाइड, 1 मिनट अभी मैं लाता हूँ, 1 मिनट एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। तो भाइयों बहनों ये देखो, 106 डिवाइड बाय 120 करोगे, यानी कि 106 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है 120 लोगों के लिए, यानी कि एक इंसान ने 0.88 यानी कि 88 पैसा खर्च करा है। ठीक है, अब तुम जितना कम पैसा खर्च करोगे उतनी तुम्हारे को फैसिलिटीज कम मिलेगी, सीधी सी बात है। और यहाँ पे 100 लोगों ने, 100 जीडीपी है और 100 पॉपुलेशन में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे पूरे लोगों ने 1 रुपए के मजे उड़ाए, यहाँ पे 0 लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपए के मजे उड़ाए लोगों ने। और अब यहाँ पे जो 120 लोग हो गए हैं, तो अब वो 0.88 यानी कि 88 पैसे के मजे उड़ा पा रहे हैं, कि हर एक इंसान 88 पैसे के मजे उड़ाएगा, तो हमारी जीडीपी 106 बनी। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कह सकते हो कि सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन अगर जीडीपी ग्रोथ रेट से कम होगी तो वेलफेयर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तभी काफ़ी सारी कंट्रीज है पॉपुलेशन को, जैसे चाइना हो गया, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी, आप आगे चल के अपना इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी निकाली, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी भी अबॉलिश कर दी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, तो चाइना ने क्यों करा, इसी चीज़ को देखते हुए करा। यहाँ से कनेक्शन बना रहा हूँ मैं आपका इंडियन इको से। ठीक है, फ्यूचर में आपको आएगा भी, कंपैरेटिव स्टडी में आएगा ये। ठीक है, लास्ट चैप्टर है इंडियन इको का, वहां पे आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी कि पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए, पॉपुलेशन को रोकने के लिए, सीमित करने के लिए चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, फिर वो भी हटा दी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इसलिए करी जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन की वो कोशिश करेंगे कि वो जीडीपी से कम रहे, पॉपुलेशन की कोशिश रहेगी कि जीडीपी से कम रहे। आगे चलते हैं 3rd पॉइंट पे। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, जिन्होंने नहीं लिखा है PO लगा लेना। ठीक है, POPQLATION। ठीक है, 5 4 3 2 1 चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भाई बहनों अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के बारे में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जीडीपी देखो अगर इक्वली डिवाइड होगी, सब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, सब लोगों के पास इक्वल पैसा होगा, तो होएगा क्या कि जीडीपी ज़्यादा होगी, तो उस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वो इंसान वो इकोनॉमी जहाँ पे एक इंसान है उस पास बहुत सारा पैसा है और एक जगह पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक है ना, ये आपने एक इसके ना क्या होता है, 2 इम्पैक्ट होते हैं। एक आपने पढ़ रखा है अपना 11th क्लास में, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका एक जगह पे एक इंसान 45 रुपीज कमा रहा है, दूसरी जगह पे भी एक इंसान 45 कमा रहा है, 45 में से वो मान लो 30 रुपीज स्पेंड कर देते, इसने भी 30 स्पेंड कर दिए, इसने भी 30 स्पेंड कर दिए, तो जीडीपी बन गई 60 रुपीज। ठीक है ना, यानी कि 30 रुपीज उसने स्पेंड करे उनको गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने में, और वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने में उसने 30 रुपीज स्पेंड करे होंगे, तो वो जो पैसा होगा वो 60 रुपीज आ गया हमारा जीडीपी में। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमी विद इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी। ठीक है, ये आपको लिखने वाली बात नहीं समझा रहा हूँ कि इक्वालिटी जब होती है ना, जब जीडीपी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जब पैसा लो बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब एक तो जीडीपी ज़्यादा बनती है। ठीक है, एक आपको ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि एक जनरल पर्पज से आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। और एक ही तरफ जहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 90 रुपीज लोग कमा रहे हैं, दूसरी जगह पे जब
90 रुपीज लोग कमा रहे हैं, पर वो ऐसे कमा रहे हैं 60 और 30 की रेशियो में, ठीक है ना। यानी कि एक जगह पे एक इंसान 60 रुपए कमा रहा है, एक दूसरा इंसान उसका आधा 30 रुपीज कमा रहा है, ठीक है जी। तो अब ये इंसान जो है इसको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सेव करेगा, जितना उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा उसको मिल जाएगा। एक एवरेज आदमी जो उसको 30 रुपए चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए, तो 60 रुपए वाला इंसान 40 रुपए उड़ा देगा, 40 रुपीज उड़ा देगा। और जो 30 रुपए वाला है, 30 रुपए वाला जो है वो पहले ही तरह कमा रहा है, वो भी आप लगा लो एक मिनट। जो 60 रुपए वाला है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसको 35 रुपए में सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 30 रुपीज में सेटिस्फैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी इसको हाथ में 35 रुपीज में से सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। और 30 रुपीज वाला है वो कमाई बहुत कम रहा है, इसलिए उसको 20 रुपीज में सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। तो 30 और 35 और 20 ये आपका बन गया 55 रुपीज की जीडीपी। मतलब कि जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहाँ पे जीडीपी कम बनती, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये तो आपको लिखना नहीं है, तो जनरल नॉलेज के लिए बताया था, ठीक है। जो लिखना है वो ये लिखना है, व्हेन जीडीपी इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सोसाइटी इट लीड्स टू वाइडन अप द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ड्यू टू व्हिच क्राइटेरिया ऑफ पर पर्सन अवेलेबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। कि एक बंदा अंबानी है, एक बंदा एकदम पाकिस्तानी है, समझ रहे हो। एक बंदा अंबानी है, एक बंदा पाकिस्तानी है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अंबानी 100 करोड़ रुपए कमा रहा है दिन का, पर डे, 100 करोड़ पर डे। और पाकिस्तानी 100 रुपया कमा रहा है पर डे। तो जब ये इकोनॉमी होगी, देखो 100 करोड़ में वो अपने लिए सारी नीड्स अवेलेबल कर लेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूम लेगा, बढ़िया बढ़िया लग्जरी खाना खा लेगा, सब कुछ कर लेगा 100 करोड़ में। वे 100 रुपए वाला जो आदमी है, उसके बेचारे के पास रहने करने की भी जुगाड़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो आराम से अपना पेट भी नहीं पाल सकता, वो खाने को भी मिले ना मिले उसके ऊपर है। मतलब कहीं पर अगर भंडारा चल रहा हो तो अलग बात है, बट उसको खाने की भी एक वो हो जाएगी कि यार खाना भी नहीं मिल पाएगा उससे आसानी से, ठीक है। जीडीपी तो यहाँ पे ड्यू टू विच क्राइटेरिया ऑफ पर पर्सन अवेलेबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, कि एक इंसान को कम से कम जितना चाहिए रहने करने के लिए, ठीक है ना, एक इंसान को कम से कम चाहिए एटलीस्ट 250 रुपीज अपना दिन का कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। कि 250 रुपीज एक इंसान को इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहने के लिए चाहिए। कि 250 रुपीज अगर आप खर्च कर रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते। अगर आपका खर्चा 250 रुपये से ज़्यादा का चले जाता है दिन में, तो आप ठीक ठाक जिंदगी बिता रहे हो। यहाँ पे वो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, यहाँ पे वो 100 रुपये कमा रहा है, तो फर्क है ना दोनों में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी वो अनइक्वल अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरफ पे एक बंदे को एक बंदा अपनी नीड्स नहीं पूरी कर पाएगा, और एक बंदा लग्जरीज करेगा, अपनी लग्जरीज एंजॉय करेगा। तभी जो गवर्नमेंट है इसके लिए क्या करती है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाती है। मेरा जो इंसान 100 रुपये कमा रहा है उसके भाई खाने के लाले पड़ रहे हैं, उससे क्या ही टैक्स लेगी गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो जिसके पास पैसा है उससे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है, जिसके पास पैसा नहीं है उससे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। जिसके पास पैसा बहुत कम है, अब तो 7 लाख की लिमिट चली हुई है, ये जो 7 लाख से कम कमाता है उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो भाई बहनों आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अपना काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो चल रही है, आप भी बोर हो जाओगे, है ना। तो अगली वीडियो में आगे के 3 पॉइंट्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे इधर हो गए हैं। अगली वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसमें कि एक है एक्सटर्नैलिटीज, एक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, और एक है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जो हमारे अगले वीडियो के लिए रह गए हैं, और हम नया टॉपिक भी शुरू कर देंगे, देखते हैं।
तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो, इसको रिवाइज करते रहो एंड गुड बाय।